In numerical analysis, relaxation method is used to solve system of linear equation, and today in this video we are going to discuss MATLAB code of relaxation method. So first of all, we have to ask user to enter the size of system of linear equation, or we can say that to enter the number of unknown variables. So we will write n is equals to, we are using here the statement input, और ब्रैकेट में हम मैसेज लिखेंगे दैट विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन दैट एंटर द नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स. And now user will enter some number that will be 2, 3 or 4 and that will be stored in n. So let's suppose this is the system of linear equation that is given to you in the question. So सबसे पहले रिलैक्सेशन मेथड में हमने क्या करना है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को डायगनली डोमिनेंट फॉर्म में लिखना है. तो डायगनली डोमिनेंट फॉर्म में लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपके पास जितनी भी वेरिएबल टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड पे हैं उन सबको शिफ्ट कर देना है हमने राइट हैंड साइड पे. शिफ्ट करने के बाद जो 3 इक्वेशन आई हैं दैट आर R1, R2, R3. अब हमने ये यूज़र से एज इनपुट लेनी है. सो याद रखना है जो हम प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं, जो कोड हम लिखने जा रहे हैं उसके लिए इनपुट में R1, R2, R3 ही होंगी. अगर यूज़र ये जो ओरिजिनल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो एंटर कर देता है तो उसकी आउटपुट सही नहीं आएगी. सो प्रोग्राम के लिए ज़रूरी है कि जो R1, R2, R3 ये 3 इक्वेशन है इन्हीं को यूज़र इसी सीक्वेंस में एंटर करे. लाइक हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में यूज़र से लेंगे. सो जब हम सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू पूछेंगे तो दैट मस्ट बी द कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ x. उसके बाद जब हम सेकेंड वैल्यू लेंगे तो दैट मस्ट बी द कोफिशिएंट ऑफ y इन द फर्स्ट इक्वेशन. देन द नेक्स्ट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ z इन द फर्स्ट इक्वेशन एंड एट लास्ट ही विल एंटर द कांस्टेंट टर्म. After that, he will start entering the coefficients of R2. That is, firstly, he will enter the coefficient of x in R2, then coefficient of y in R2, then coefficient of z in R2, and then the constant term. इसी तरह से जब थर्ड लूप चलेगा, then he has to enter the coefficient of x, that is in R3, then coefficient of y, then coefficient of z, and then at last he will enter the constant term. अब हमने यूज़र से इक्वेशन R1, R2, R3 एज इनपुट लेनी है इन दी फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स. सो n की वैल्यू हम ऑलरेडी यूज़र से ले चुके हैं. लेट्स सपोज कि मैट्रिक्स आपके पास लाइक द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वो है जो भी आपको एग्जांपल में दिखाया. तो उसके लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3. इट मीन्स कि देयर आर 3 इक्वेशन, सो देयर आर 3 रोज. सो सबसे पहले इनपुट के लिए हमें लूप यूज़ करना है बिकॉज वी आर गोइंग टू फिल अ 2-डायमेंशनल एरे और वी कैन से अ मैट्रिक्स. सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लूपिंग वेरिएबल ले लेते हैं दैट इज़ p, और ये 1 से स्टार्ट होके कहाँ तक जाएगा n तक. बिकॉज हमारे पास नंबर ऑफ रोज़ कितनी होंगी, n होंगी. और हमने कॉलम्स का भी बताया कि कॉलम में जो फर्स्ट कॉलम होगा दैट विल बी फॉर द कोफिशिएंट ऑफ x, द सेकंड फॉर कोफिशिएंट ऑफ y, द थर्ड वन फॉर कोफिशिएंट ऑफ z, और लास्ट वन होगा कांस्टेंट टर्म्स के लिए. इसका मतलब है कि 4 कॉलम्स होंगे इन केस अगर आपके मैट्रिक्स में आपके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में 3 अननोन वेरिएबल्स हों. तो इसका मतलब ये है कि जो आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स हैं दैट आर ऑलवेज 1 ग्रेटर देन द नंबर ऑफ रोज. इफ सिंपली वी विल राइट द नेम ऑफ द मैट्रिक्स दैट इज A, P इज फॉर पर्टिकुलर रो एंड Q इज फॉर पर्टिकुलर कॉलम इक्वल्स टू, हम इनपुट ले रहे हैं सो वी विल यूज़ हियर द इनपुट स्टेटमेंट. और इनपुट स्टेटमेंट के साथ अंदर हमने मैसेज लिखना है दैट एंटर द वैल्यू. सो यहाँ पे कोफिशिएंट्स भी आएंगे, यहाँ पे कांस्टेंट्स भी आएंगे. दैट्स व्हाई आई एम सिंपली राइटिंग एंटर द वैल्यू. दिस एंड फॉर कॉलम, दिस एंड फॉर रोज. सो अब जब ये रन होगा लाइन 2 से लाइन 6 तक तो हमारा जो मैट्रिक्स है वो पूरा फिल हो जाएगा. इसके फिल होने के बाद नेक्स्ट आ जाएगा कि हम देख रहे हैं अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस. सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग ये फॉर्मेट शॉर्ट. फॉर्मेट शॉर्ट का मतलब है कि हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस. इसके बाद जब हम रिलैक्सेशन मेथड सॉल्व करते हैं मैथमेटिकली तो हम अपने तीनों वेरिएबल्स को किससे इनिशियलाइज कर देते हैं, 0 से. मीन्स आपके पास जितने भी अननोन वेरिएबल्स होंगे आप उन सबको इनिशियलाइज कर देंगे 0 से. 0 से इनिशियलाइज करने के बाद अब आइट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगी. सो आइट्रेशंस के लिए हम फॉर का लूप लगाएंगे. वी मस्ट हैव अ लूपिंग वेरिएबल. आई एम टेकिंग n हियर. 1 से स्टार्ट करेंगे और हमें नहीं पता कि आइट्रेशंस कहाँ तक जाएंगी तो हम इन्फिनिटी लिखेंगे. n वेरिएबल जैसे मैं ऑलरेडी लाइन 1 में यूज़ कर चुकी हूँ.
अब दोबारा इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि जो n वेरिएबल हमने तब वहाँ यूज़ किया था उसका स्कोप वहीं पे एंड हो गया। हमें अब नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स नहीं चाहिए, सो इसलिए मैं अब n को किसी और सेकेंड पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकती हूँ। सेकेंडली यहाँ पे इन्फिनिटी इसलिए लगाया है कि जब आप अपने लूप के अंदर कोई कंडीशन लगा देंगे कि उस कंडीशन के फुलफ़िल होने पे वो लूप जो है वो ब्रेक हो जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पे इन्फिनिटी यूज़ कर सकते हैं। सो इसलिए मैंने 1 से इन्फिनिटी लगा दिया, बिकॉज जहाँ पे भी आपका आंसर आ जाएगा तो वहाँ पे ये स्टॉप कर जाएगा। इसके बाद हमने क्या करना है कि हमें पता है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स की फॉर्म में इनपुट आ रही है, बट हमने R1, R2, R3 इनमें क्या करना होता है, एक्स वाई जी की वैल्यू सब्सिट्यूट करनी होती हैं और उसके रिस्पेक्टिव हमारे पास इनके आंसर्स कैलकुलेट होते हैं R1, R2 और R3 के। तो इसका मतलब है अभी तो हमारे पास इक्वेशन नहीं है, वी हैव द मैट्रिसेस। सो हमने क्या करना है कि जो मैट्रिक्स है उसको मैं एक एक्स मैट्रिक्स ले रही हूँ और इस एक्स मैट्रिक्स के अंदर मैं एंट्रीज रख रही हूँ, दैट इज़ एक्स वाई जी एंड 1। अब इसका हम ले लेंगे ट्रांसपोज, वी विल राइट इट इन दिस फॉर्म। इससे क्या होगा कि मैं जब इसे ए से मल्टीप्लाई करूँगी, एक तो कर सकते हैं बिकॉज आपके पास जो इसका साइज़ है वो सेम आ जाएगा। सेकेंडली ये कि हमारे पास जो एक्स है वेरिएबल है, ये जाके फर्स्ट एंट्री के साथ मींस जो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम होगा उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, वाई सेकेंड के साथ, जी थर्ड के साथ और 1 जाके मल्टीप्लाई होगा कांस्टेंट के साथ। तो हमारे पास हमारी पूरी इक्वेशन आ जाएगी आफ्टर टेकिंग द प्रोडक्ट। सो आई एम राइटिंग एक्स इन दिस फॉर्म सेमीकोलन। सो आफ्टर दैट हमने R1, R2, R3 की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है एक्स वाई और जी की वैल्यू सब्सिट्यूट करके। यहाँ पे मैं वेरिएबल नेम t लिख रही हूँ बिकॉज जो वेरिएबल r होता है वो लिखने से वो आपका आंसर दे रहा है फ्रैक्शन की फॉर्म में। उसको अवॉइड करने के लिए कि आपको आंसर डेसिमल में चाहिए, आप r के अलावा कोई और वेरिएबल नेम रख लें। सो आई एम टेकिंग t ऑफ 1, t ऑफ 2, t ऑफ 3, ये 3 वेरिएबल नेम हम यूज़ करेंगे। सो आई एम राइटिंग हियर a और इसके बाद हमने क्या करना है, सिंपली जो फर्स्ट रो होगी उसके सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे हम x के साथ। जब हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास R1 की पूरी इक्वेशन बन के आ जाएगी। इसी तरह से जो हमारे पास t ऑफ 2 है वो इक्वल होगा किसके, अब इसमें 2 के लिए हम क्या करते हैं, दैट इज़ द रेफरिंग टू द सेकेंड इक्वेशन। सो हम क्या करेंगे, इसकी सेकेंड रो के साथ प्रोडक्ट ले लेंगे x की। So we are taking the product like this. After this, t of 3 की इक्वेशन कहाँ पे लाई करती है, the coefficients are in third row, so we will write here a और हम ब्रैकेट में लिखेंगे 3, कॉलन। इस कॉलन का मतलब है all elements in first row, all elements in second row, all elements in third row। हम इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं x के साथ। अब t3 की बारी मैंने सेमी कॉलन नहीं पुट किया ताकि हमारा जो भी पूरा टी वेक्टर है वो डिस्प्ले हो जाए स्क्रीन पे। दिस इज एक्चुअली एरे, द फर्स्ट एंट्री इज t1, द सेकेंड एंट्री इज t2, द थर्ड एंट्री इज t3। जब हम मैथमेटिकली ये सॉल्व कर लेते हैं तो उसके बाद हम चेक करते हैं R1, R2, R3 में से मैक्सिमम वैल्यू किसकी आई है। मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, उसका हमेशा जो भी हमारे पास साइन होता है उसको इग्नोर करते हैं। उसके लिए मैंने एब्सोल्यूट ले लिया। फिर मैक्सिमम फाइंड करने के लिए हमारे पास फंक्शन होता है मैक्सिमम, हमने वो यूज़ कर लिया। अब जब आपके पास तीनों टी में से जिसकी भी मैक्सिमम वैल्यू होगी उसे हमने किसी जगह स्टोर भी कराना है। स्टोर कराने के लिए मैं यहाँ पे 2 चीज़ें यूज़ कर रही हूँ, एक तो m और एक मैं s वेरिएबल ले लेती हूँ। अब m वेरिएबल के अंदर वो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, जो भी t1, t2, t3 में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो वैल्यू जाके m में स्टोर हो जाएगी और 1, 2 या 3 ये जो इंडेक्स नंबर है ये इंडेक्स नंबर s में स्टोर होगा। लाइक जो लाइन नंबर 16 में ये ब्रैकेट यूज़ की है, इसका फर्स्ट एलिमेंट m रिप्रेजेंट कर रहे वैल्यू को और s सेकेंड एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहे इंडेक्स को। अब ये हमने क्यों यूज़ किया, अगर मैं t की एब्सोल्यूट वैल्यू लेके मैक्सिमम फाइंड करके m में स्टोर करा देंगे तो हम m की वैल्यू जब आगे यूज़ करते हैं तब हम एब्सोल्यूट यूज़ नहीं करते। हमने इसलिए ताकि हम इसकी ओरिजिनल वैल्यू देख सकें कि क्या होगी, हमने यहाँ पे इंडेक्स पिक करना है। सेमी कॉलन लगा लेंगे, स्टेटमेंट हमारी एंड हो गई। नेक्स्ट लाइन में हमने क्या करना है, m देखना है कि m क्या है।
में हमने एक्चुअल वैल्यू डालनी है। सो एक्चुअल वैल्यू कौन सी पोजीशन पे, एस पे है। अब आप देखें, लेट सपोज कि T2 मैक्सिमम आता है और उसकी वैल्यू नेगेटिव है। सो T2 की जो भी वैल्यू है उसका वो एब्सोल्यूट ले लेगा और उस एब्सोल्यूट को वो M में रखेगा, जबकि हमें एब्सोल्यूट नहीं चाहिए, हमने आगे जो M यूज़ करना है उसमें ओरिजिनल वैल्यू चाहिए। सो यहाँ जो मैं T ऑफ S लिख रही हूँ लाइन 17 में, अब S की जगह पे 2 आ जाएगा और T2 की जो वैल्यू होगी वो M को मिल गई। फॉर दिस पर्पज़ वी हैव रिटन लाइन नंबर 16 एज ओके। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के बाद हम फाइंड करते हैं इंक्रीमेंट। सो इंक्रीमेंट के लिए हमारे पास फार्मूला होता है नेगेटिव, फिर जो R1 R2 R3 की जो भी वैल्यू आई है मैक्सिमम, तो वो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पड़ी हुई है, M में, और हम उसको डिवाइड करते हैं हमेशा उसकी डायगोनल वैल्यू से। लाइक अगर T2 है तो वो किससे डिवाइड होगा, A22 से, और अगर वो T1 है तो किससे डिवाइड होगा, A11 से, और अगर वो 3 है तो वो A33 से होगा। लाइक मैं मैट्रिक्स के बता रही हूँ उसके अकॉर्डिंग कि उसमें हमारी वैल्यू कहाँ पड़ी हुई है। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब हमें नहीं पता कि वो 1 पे था, 2 पे था या 3 पे था, लेकिन S के अंदर स्टोर है 1 2 और 3। सो हम S को S लिखेंगे ताकि अगर T1 मैक्सिमम है तो A11 से डिवाइड होगा, T2 मैक्सिमम है तो A22 से होगा, और अगर T3 मैक्सिमम है तो A33 से डिवाइड। तो हमने इंक्रीमेंट भी फाइंड कर लिया। इंक्रीमेंट फाइंड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि अगर इंक्रीमेंट आ गया है आपका T1 पे तो आपने ये वैल्यू किस में ऐड कर देनी है, X में। अदरवाइज़ हमने क्या करना है, अगर वो T2 पे आ गई है तो हमने क्या करना है, उसको Y में ऐड कर देना है, और अगर T3 मैक्सिमम था तो हमें उसको Z में ऐड कर देना। सो उसके लिए हमें नहीं पता कि इसकी क्या वैल्यू है, तो हम उसके अकॉर्डिंग इफ़ की स्टेटमेंट लगाएंगे। हम चेक करेंगे कि अगर तो S1 की इक्वल है, इसका मतलब है कि T1 मैक्सिमम में, तो हमने क्या करना है, X में इंक्रीमेंट देना है। सो X इज इक्वल्स टू X प्लस X की जो भी पहले वैल्यू है उसके अंदर इंक्रीमेंट को ऐड कर देंगे। फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि S जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। सो हम यहाँ पे L सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं कि अगर फर्स्ट कंडीशन S इक्वल्स टू 1 हो जाती है फुलफिल तो वो फिर नीचे 2 और 3 को चेक ना करे। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग एल सिर्फ हियर। ओके, अगर S आ गया 2 के इक्वल तो फिर इंक्रीमेंट किस में होना चाहिए, Y में। सो वी विल राइट हियर Y प्लस इंक्रीमेंट। लेकिन अगर ऐसा भी नहीं है, लाइक T3 इज़ मैक्सिमम, तो ये हमारे पास लास्ट चॉइस है, इसके लिए हमें आगे इफ लिखने की ज़रूरत नहीं है। लाइक अगर S1 भी नहीं है, S2 भी नहीं है, तो इट मीन्स कि श्योरली S की वैल्यू क्या है, 3। सो दैट्स व्हाई वी विल राइट हियर Z इज इक्वल्स टू Z प्लस इंक्रीमेंट। सो आफ्टर दिस वी विल एंड दिस स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट हमने एंड कर दी। इसके बाद एक्स वाई जी की आपके पास न्यू वैल्यूज़ आ गई। उसके बाद हम चेक करते हैं कि एक्स वाई जी की जो भी वैल्यू आई हैं क्या वो प्रीवियस वैल्यू से मैच कर रही हैं। अगर वो प्रीवियस वैल्यू से मैच कर रही हैं तो हम अपना प्रोग्राम स्टॉप कर दें। तो उसके लिए हमें क्या रखना पड़ेगा, एक्स वाई जी हमारी करंट वैल्यूज़ हैं, तो हमें कोई से 3 वेरिएबल ऐसे लेने पड़ेंगे जो कि होल्ड करेंगे प्रीवियस वैल्यूज़ को। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे कोई प्रीवियस वैल्यूज़ खुद से सपोज करनी है। लाइक हम उनको ABC से रिप्रेजेंट करते हैं और उनको भी हम ऐसे करते हैं कि 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। These ABC are holding the previous value. So I will write here C is equals to 0 semicolon. So अब हमने चेक करना है X और A का डिफरेंस। अगर X और A एग्जैक्टली सेम है, इसी तरह Y और B भी एग्जैक्टली सेम है और Z और C भी एग्जैक्टली सेम है, तो हमने स्टॉप करना है। सो हमने तीनों का चेक करना है इन केस के तीनों अगर ठीक हैं, तीनों अगर इक्वल हो जाए। तो उसके लिए हम इफ़ की कंडीशन लगाएंगे। वी विल राइट हियर एब्सोल्यूट एंड वी विल राइट हियर X माइनस A। लाइक X माइनस A की जो भी एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी दैट मस्ट बी लेस देन 0.01। अगर आप जो 2 डेसिमल प्लेसेस देख रहे हैं तो आप 0.01 लिखेंगे। फिर हम अंदर एक और इफ की स्टेटमेंट लगा देंगे, वो किसके लिए हो जाएगी, y के लिए। सो वी विल राइट हियर y माइनस, उसका हमने डिफरेंस किससे लेना है, b से, एंड दैट ऑल्सो भी लेस देन 0.01। अगर x और a भी इक्वल हो गए हैं, y और b भी इक्वल हो गए हैं, तो फिर हमें क्या चेक करना है, हमें z के लिए चेक करना है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z माइनस सी भी अगर इक्वल आ गई है, लाइक वो उसकी प्रीवियस वैल्यू से मैच कर गया, तो
फिर क्या होना चाहिए, फिर हमें एक तो सोल्यूशन प्रिंट करवाना है स्क्रीन पे और आइट्रेशन बतानी है कि ये हमें सोल्यूशन कौन सी आइट्रेशन में मिला है और हम यहाँ पे लूप एंड कर देंगे। सो ये 3 चीज़ें हमने करनी है। सो फर्स्टली आई विल राइट द प्रिंट एफ स्टेटमेंट और प्रिंट एफ स्टेटमेंट में हम यहाँ पे मेंशन करेंगे सोल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, अब यहाँ पे हमें प्रिंट कराना है सो हम उसके लिए परसेंटेज का साइन यूज़ करेंगे। सो परसेंटेज आई एम राइटिंग 4.4 क्योंकि मुझे 4 डेसिमल प्लेसेस शो करने हैं और जो आपके पास होल पार्ट है वो मैक्सिमम 4 ही हो सकता है। एंड वी विल यूज़ एफ हियर, एफ यूज़ करेंगे तो वो आपको क्या करेगा, डेसिमल वैल्यू देगा। परसेंटेज 4.4 एफ, ये वाई की वैल्यू यहाँ प्रिंट होगी। देन अगेन परसेंटेज 4.4 एफ, यहाँ पे z की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। सो इन्वर्टेड कोमा क्लोज कोमा। अब हमने यहाँ पे वेरिएबल लिस्ट करनी है, फर्स्ट वैल्यू x की होगी, सेकंड y की, थर्ड z की और यहाँ पे ये स्टेटमेंट एंड हो गई। सो ये हमने एफ प्रिंट एफ की एक स्टेटमेंट लिख दी जिसमें सोल्यूशन प्रिंट होगा। अब हम सेकंड स्टेटमेंट लिख रहे हैं जिसमें हमारे आइट्रेशन नंबर प्रिंट होगा। सो यहाँ पे हम लिख रहे हैं नंबर ऑफ आइट्रेशंस, सो विल राइट हियर नंबर ऑफ आइट्रेशंस और यहाँ पे वो प्रिंट कराने के नंबर ऑफ आइट्रेशंस चूँकि काउंटिंग नंबर होगा दैट विल बी अ नेचुरल नंबर, सो दैट्स वी विल यूज हियर परसेंटेज डी इन्वर्टेड कोमा क्लोज कोमा। परसेंटेज डी की जगह किसकी वैल्यू आएगी, हमारी नंबर ऑफ आइट्रेशंस किसके अंदर है, एन के अंदर, एंड वी विल क्लोज द ब्रैकेट हियर सेमीकोलन। ये भी हो गया। इसके बाद थर्ड स्टेटमेंट क्या है, हमने सोल्यूशन भी प्रिंट करा दिया, आइट्रेशन भी, तो हमने यहाँ क्या कर देना, ब्रेक कर देना। सो जब हम यहाँ ब्रेक कर देंगे, दिस एंड फॉर इनर मोस्ट इफ, दिस इज़ फॉर सेकेंड एंड दिस इज़ फॉर थर्ड इफ। सो हमारा इफ़ का जो स्ट्रक्चर था वो यहाँ पे क्लोज हो गया। ओके अब सिर्फ एक चीज़ रह गई है, वो ये कि हमने जो न्यू वैल्यूज़ अभी फाइंड की हैं दैट आर इन एक्स वाई एंड जी। सो अगर वो अपनी प्रीवियस एबीसी से मैच नहीं की तो इसका मतलब है हमने वापस ऊपर जाना है और दोबारा लूप स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट वैल्यू के लिए, नेक्स्ट आइट्रेशन स्टार्ट होगी। सो नेक्स्ट आइट्रेशन में जाने से पहले हमने एक्स वाई जी की जो न्यू वैल्यूज़ अभी फाइंड की हैं इनको क्या बनाना है, नेक्स्ट लूप के लिए ओल्ड वैल्यूज़ बनाना है। तो ओल्ड वैल्यूज़ किस में पड़ी हुई हैं, ए बी सी में। सो हम ए को साइन कर देंगे एक्स, विल पुट सेमीकोलन हियर, देन हम बी को साइन कर देंगे y and c is equals to z और यहाँ पे एंड हो जाएगा फॉर लूप। सो फॉर लूप लाइन 14 पे स्टार्ट हुआ था, फॉर लूप यहाँ पे एंड हो गया। सो दिस इज़ दी होल प्रोग्राम। अब हम इसको रन करेंगे एंड वी विल चेक दी आंसर्स। आप इसी जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया था, हम एग्जैक्टली इसी को ही यूज़ करेंगे एज इनपुट और फिर हम देखते हैं कि इसका हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। Enter the number of unknown variables. Let's suppose I have just 3 variables, so I am entering 3 here. Enter the value. अब ये वैल्यू कौन सी है, जो हमने R1 की फॉर्म में जो आपका इमेज दिखाया था उसमें R1 में जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें x का कोफिशिएंट था -4। देन नेक्स्ट एंटर करना है आपको y का कोफिशिएंट दैट वाज 4। थर्ड आपके पास है z का कोफिशिएंट दैट इज़ -3 और फिर हमने कांस्टेंट टर्म ऐड करनी है दैट इज़ -8। अब हम आ गए सेकेंड इक्वेशन पे। सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट -3, y का कोफिशिएंट -9, z का कोफिशिएंट 2 and the constant term is 11. Then the third one, the coefficient of x is -4, the coefficient of y is -2, the coefficient of z is -13 and the constant term is 24. So now we will end 24. This is the last input. So here is the output that you can see on the screen. Solution of given system of linear equation is -1.3499. This is the value of x. Then 2.1084. This is the value of y. And 1.9372. This is the value of z. Number of iterations कितनी है, 14. It means कि 14 iterations के बाद जाके ये values repeat होना start हुई थी. So that's why ये यहाँ पे stop कर दिया। अब मैं आपको कोई एक iteration
डिटेल में बता देती हूँ ताकि आपको पता चले कि ये रन किस तरह हुआ है। लाइक जो भी आपके सामने टॉप पे टी लिखा है ये 14th आइट्रेशन की चीज़ें हैं। सो 14th आइट्रेशन में ये R1, R2 और R3 की जो कैलकुलेटेड वैल्यूज़ हैं दैट आर रिटर्न इन टी 0। इट मीन्स कि ये क्या है, R1 की वैल्यू है, देन 0.0368 नेगेटिव, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ R2 एंड माइनस 0.0945 इज़ द वैल्यू ऑफ R3। फिर इन तीनों में से उसने मैक्सिमम सिलेक्ट किया और उस मैक्सिमम को डायगोनल वैल्यू से डिवाइड करके साथ नेगेटिव साइन लगा के इंक्रीमेंट फाइंड किया, दैट इज़ माइनस 0.0073। अब जो मैक्सिमम वैल्यू आई है वो T3 में से आई है। इट मीन्स कि ये इंक्रीमेंट किस में ऐड होगा, जी की वैल्यू में। सो जी की वैल्यू में इंक्रीमेंट ऐड हो गया। इस स्टेज पे जाके एक्स, वाई और जी तीनों की वैल्यूज़ प्रीवियस वैल्यू से मैच कर गई हैं। सो दैट्स वाई हमारे पास ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। और अगर आप ऊपर जाते जाएं तो आपके पास प्रीवियस जितनी आइट्रेशंस हैं उन सब की वैल्यूज़ भी डिस्प्ले होती जाएंगी।